गाइडलाइन अपने लिए क्लैपिंग कर लें क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आज है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है आज। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। नहीं तो घुमा दे बात चाहिए क्या? याद रखें, देखिए इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था, सबको मालूम था महिला दिवस है आज, सारे गलत हो गए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। डाउट की स्थिति ना रहे। चलिए, दयानंद सरस्वती जयंती। अच्छा, और कुछ? हाँ भाई, जो आर्य समाज वाले 1875 मुंबई। चलिए देखिए, आज जैसा कि बोला था कि सोमवार से पॉलिटी की नई क्लास चलेगी। हालांकि आधुनिक भारत में कुछ चीजें अभी मिस हो रही थी, लेकिन हम चाहते हैं मंडे से पॉलिटी को शुरू कर दिया जाए। बीच में कभी लगेगा कि पॉलिटी में थोड़ा मजा कम हो रहा है, आधुनिक भारत का जो चीज छुट्टी है उसको बीच में डाल देंगे। देखिए, ये क्या लगा रखा है? आधी चीजें गलत मिलेंगी। जो मेरी अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं, प्रेशर और बना रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अरे सुनो प्लीज, थोड़ा इधर ध्यान। देखिए, पॉलिटी शुरू करने से पहले कुछ चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पॉलिटी की चीजों को, कुछ चीजों को नहीं समझा तो वो रटना हो जाएगा एक तरीके से। हम हालांकि फैक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे इसमें, क्योंकि पॉलिटी अगर डीपली पढ़ाई गई तो 3 से 4 महीने की है। सुन अभी हम बता, वो 2 दिन की क्लास होती है, फ्राइडे सैटरडे बायो। तो अगर पॉलिटी शुरू की गई और डीपली पढ़ाया गया तो 4 से 5 महीने का पॉलिटी सिलेबस है। और अगर हमने जैसे आधुनिक भारत को खत्म किया उसी तरीके से पढ़ाया तो मुश्किल से महीना भर, महीना सवा महीने में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और महीने सवा महीने में जो पॉलिटी खत्म होगी उससे कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी हम खत्म कर दें। आपके सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूची, भाग, मेन मुद्दे जो चीजें हैं वो सब कुछ आ जाएगी, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं। अगर आप कोई पेपर उठाएंगे आपको सारा चीजें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो, पॉलिटी को हम 2 तरीके से पढ़ाएंगे। पहला तरीका कि हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, दूसरी तरीका जो लिस्टिंग है उसको हम साथ साथ कराएंगे। जैसे अनुसूची की लिस्ट, भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें हमने दूसरे देशों से ली है, कौन कौन से भाग हैं, उनको समझाते हुए साथ साथ ले चलेंगे। देखिए, समझते हैं पहले, पॉलिटी माने होता है राजनीति, ठीक है। पॉलिटी माने राजनीति। और जो हम बीए या उसमें सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल साइंस होता है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में अंतर है। पॉलिटिकल साइंस बोले तो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें, या पूरी दुनिया, अमेरिका में पॉलिटी कैसी है, फ्रांस में कैसी है, जर्मनी में कैसी है। जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है वो पॉलिटी पूछता है, ना कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बोले तो पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं पूछता है, यहाँ पूछता है पॉलिटी। अब वो पॉलिटी पूछता है भारत की, केवल भारत को बेस बनाकर यहाँ पर राजनीति पूछी जाएगी कि भारत में शासन प्रशासन कैसे होता है, भारत में सरकार क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, संविधान क्या है, ये सब चीजें मुद्दों को उठा के पूछा जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अभी नाम आया नया कि व्हाट इज संविधान। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ खास नहीं है, आप कॉपी पेन बंद करके बैठे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, तो केवल आप इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। राजनीति में हम पढ़ेंगे क्या, आगे जो हमारा सफर रहेगा 1 महीने का, उस सफर में हम कौन कौन से लोगों से मुलाकात करेंगे। ये जिंदगी का सफर है, ये पॉलिटी का सफर है। इस पॉलिटी के सफर में कई सारे लोग मिलेंगे, जैसे लोगों का नाम बताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ये क्या सुने सर,
अरे देखो उन्होंने बोला सब लोग चालू हो गए, यही तो समस्या है आपकी। मेरा फोटो नहीं है, कोई काम तो थोड़ा पीछे पर्दे से करना चाहिए। अगर आप दिखा के कोई काम करेंगे वो शो ऑफ हो गया। आवाज जा रही है ठीक है, चित्र नहीं आना चाहिए। मेरे को चित्र का शौक नहीं है ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा इसका एक प्रेशर सा बन जाता है। ये लगा दिया ऐसा लग रहा है कोई आदमी तलवार लेके खड़ा हुआ है, बोल नहीं गर्दन चली जाएगी। तो ऐसा चीज है, थोड़ा सा इस माहौल में डलने में समय लगेगा। तो हमारा मुद्दा है, मुद्दे से चल रहे हैं कि हम ये पॉलिटी के सफर में चलेंगे, तो इस पॉलिटी के सफर में बहुत सारे लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनसे परिचित होंगे और उसके बाद अपने उद्देश्य में हम कामयाब होते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पॉलिटी से कुछ बचे नहीं। जितने भी लोग आए, जितने भी कैरेक्टर्स आए, जितने भी चरित्र चित्रण आए, उन सभी के बारे में हम जान लें। गहराई में न जाने, उनके बारे में हल्का हल्का जान लें। वैसे भी हमें आज के समय में इंटरेस्ट होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों की लाइफ में जानना बहुत हमें इंटरेस्टेड होता है कि नहीं। तो इसलिए हम पॉलिटी के लाइफ में जानेंगे कि पॉलिटी की लाइफ में कौन कौन है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि संविधान, यहां पर हम समझेंगे संविधान क्या है, सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है। टर्मिनोलॉजी को आज थोड़ा सा बेस बनाएंगे। सरकार को बोलते हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के बाद हो गया राज्य। यहां पर राज्य दो तरीके से यूज होगा, पहले आपको हम बताना चाहेंगे। एक राज्य वो, यहां पर जो राज्य जो ज्यादा यूज होगा वो केंद्र सरकार के लिए ज्यादा यूज होगा। राज्य माने सरकार। राज्य एक जगह दूसरी जगह यूज होगा स्टेट की फॉर्म में, ठीक है ना। राज्य जो है जैसे हमारे 28 राज्य, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम समझेंगे ये तीन, पहले इन चीजों को समझते हैं फिर ये लिस्टिंग होती है। देखिए संविधान और सरकार में क्या अंतर है। मान लो कोई देश है, सपोज ये कुछ क्लाउडी फॉर्म में कोई देश है, ये कोई देश है, अपना भारत देश है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब होता यह है इस देश में एक सीमा होगी इस देश की। अरे समझना ध्यान से, थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, चीज समझो। देश है तो उसकी कोई सीमा होगी। ये नहीं कि ये इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है और ये भी हमारी सीमा है, ये भी भारत है। पहले था 1947 से पहले ये भारत था, लेकिन अब ये अपना एक देश है, इनकी भी अपनी सीमा है। कहने की बात है तो कोई देश होगा तो उसकी एक सीमा होगी, मतलब एक बाउंड्री होगी, ठीक है। इस बाउंड्री में ये सीमा होगी, चलो इस बाउंड्री में लोग रहते होंगे, नन्हे मुन्ने टाइप के लोग होंगे। अगर इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो जो ज्यादा मजबूत होगा वो कमजोर को दबा देगा, ऐसी बात है। इतने सारे लोग हैं जो मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, पैसे वाले होंगे, वो कमजोरों को दबाएंगे, ठीक है। अब कमजोरों को दबाएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी सरकार बनेगी, कमजोर जो दबते जाएंगे। मुद्दा क्लियर हो रहा है। तो हुआ क्या कि ये लोग जो मजबूत हैं, कमजोर हैं, साथ साथ मिलकर रह सकें, तो इसके लिए एक जरूरत पड़ी कि कुछ कानून बनाए जाए। इन लोगों के ऊपर कुछ कानून थोप दिए जाएं कि उस कानून को ना तोड़े ये लोग, उस कानून के दायरे में रहकर अपनी जीवन दिनचर्या को पूरा करें, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे तो पेपर में कुछ नहीं आता, भैया इससे अभी बेस बनेगा, आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड तो हो जाए कि संविधान होता क्या है, पॉलिटी क्या है, क्या पढ़ना है हमें। तो हमने देखा कि यहां पर कुछ लोग हैं, एक सीमा है, उस सीमा के अंदर कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों में हो सकता है ताकतवर हो, कमजोर हो, और जो ताकतवर लोग होंगे वो कमजोरों को दबा देंगे। तो जरूरत किस चीज की पड़ी कि एक ऐसा कुछ कानून बनाया जाए कि वो कानून इन सब लोगों पर लागू हो और उस कानून के दायरे में रहकर ही वो लोग काम करें। तो इसके लिए क्या किया गया, कानून की जरूरत पड़ी। कानून को बोलते हैं इंग्लिश में लॉ, रूल्स, लॉ रूल, ये सब चीज बनाई जिससे सोसाइटी है, ये जो समाज है, इसमें सब भाईचारे से, प्रेम से मिलकर रह सके। मुद्दा क्लियर हुआ। अब कानून बनाने की जरूरत पड़ी, तो अब कानून कौन बनाएगा, उसके लिए तो बहुत होशियार लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, जो उनके कानून के बारे में समझते हो। जैसे भारत के केस में देखा जाए तो भारत का जो संविधान है या कानून बनाया है, किसने बनाया है, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने तो बनाया है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। और संविधान सभा में कौन लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वकील, ये सब लोग थे जिन्हें कानून की जानकारी थी, उन्होंने एक कानून को बनाया। मुद्दा क्लियर आ रहा है। तो ये कानून को ही हम बोलते हैं संविधान। यानी संविधान मानो कि ये है संविधान, यानी एक किताब है संविधान, और इस संविधान के जो चैप्टर हैं उनको बोलते हैं कानून। कहानी क्लियर हो रही है। संविधान क्या है, कोई पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान एक किताब है, जैसे आप पॉलिटी की किताब पढ़ते हो, हिस्ट्री की किताब पढ़ते हो, है? तो संविधान क्या है? एक किताब है। किसकी किताब है? कानून की किताब, जिसमें कानून के बारे में जानकारी मिलती है। उस किताब को कहते हैं, उस बुक को कहते हैं संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी किताब जिसमें कानून के बारे में सब कुछ लिखा गया है, वो सब क्या है? उस किताब को क्या कहेंगे? और इस संविधान के अंदर जो चीज लिखी गई है उसको क्या कहेंगे? रूल्स, रेगुलेशंस, कानून। समझ आया? अब हमारे संविधान में ये चीज बोली गई है कि जो किताब है, ये जो पोथी पत्रा है, डॉक्यूमेंट्स है, इससे ऊपर कोई नहीं। इस किताब से ऊपर कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी, कोई नहीं हो। अपनी पार्टी के लिए बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस किताब से बड़े नहीं हो सकते। इस पवित्र किताब है, गीता, महाभारत, रामायण, आप सब पढ़ते होंगे। सबके अपने अपने धर्मों के हिसाब से किताब है, जैसे मुस्लिम्स की जो है कुरान है, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, ईसाइयों की सबकी अपनी पवित्र किताबें हैं। लेकिन हमारे देश को चलाने वाली जो किताब है, हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी को चलाने वाली किताब है, वो है संविधान। यानी इस संविधान से सब नीचे रहेंगे, इस संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता। कहानी समझ आई? मुद्दा क्लियर हो रहा है? हमने शुरुआत कहां से की? कि कोई देश है, उस देश की एक सीमा है, उस सीमा में लोग हैं। अगर लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो अंधाधुंध लड़ाई होगी, दुश्मनी बनेगी और मारपीट के सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा ना। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी? कानून की, कि उनको कानून में बांध दिया जाए। अब कानून के लिए क्या बताइए? एक किताब बनाई, इस किताब में कानून के बारे में लिखा गया, और इस किताब को बोला गया क्या? संविधान की किताब। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? कानून के चैप्टर। बताया गया है कि आप ये वाला कानून तोड़ोगे तो आपको ये सजा होगी, आपको जेल में भेजा जा सकता है। समझे? मुद्दा क्लियर हो रहा है? अब भैया मान लो कानून तोड़ेगा कोई आदमी, तो उसको सजा देने वाला कौन होगा? इसके लिए भी तो जरूरत है। अब सजा देने वाला होगा कौन? सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये कानून की किताब है, इसमें कानून है। अगर आप कानून को तोड़ोगे तो ये फैसला कौन करेगा कि आपने कानून तोड़ा है? पहली बात तो मुद्दे को समझना ध्यान से। जहां समझ नहीं आए कोई पॉइंट हैंड रेज कर देना कि भैया यहां समझ नहीं आया, ये बता दो। हमने बताया, चलो इसको थोड़ा रफली करते हैं। हमने बताया कि कानून की किताब है। अब ये कौन फैसला करेगा कि कानून तोड़ा है इसने या नहीं तोड़ा है? तो इसके लिए फैसला करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई डिसाइड करता है कोई क्रिमिनल है या नहीं, कि ये अपराधी है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? कोर्ट डिसाइड करता है, न्यायालय डिसाइड करता है। अब आप सोच रहे हो कि पुलिस भी तो डिसाइड करती है ये अपराधी है। देखिए हम बताते हैं कि पुलिस का काम ये नहीं है कि ये अपराधी है या नहीं। पुलिस का काम यह है कि जिसने क्राइम किया है, जिससे कोई सबूत मिला है, क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, तो पुलिस फिर भी उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकती है। पुलिस का काम है उसकी FIR लिखवाना और उसे कोर्ट में पेश करवाना। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो अपराधी है या नहीं है, पुलिस नहीं डिसाइड करती। याद रखें, चाहे SP हो, SI हो, कांस्टेबल हो, कभी भी वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये अपराधी है। भले ही उसने देखा हो, किसी को मारते हुए पुलिस वाले ने देखा हो, लेकिन फिर भी वो डिसाइड नहीं कर सकता ये अपराधी है। कोई आदमी अपराधी है या नहीं है, कोई आदमी क्रिमिनल है या नहीं है, इसका फैसला केवल कोर्ट करेगा। लिखा हुआ है इस किताब में। पुलिस का काम है बस उस आदमी, अब जज तो जाएगा नहीं कहीं पर उसको पकड़ने के लिए, उसको पुलिस को ऑर्डर देगा, पुलिस पकड़ के लेके आएगी, कोर्ट में पेश करेगी, जांच पुलिस करके लाएगी। क्या नहीं करते? जैसे मान लो कोई क्राइम है, हाँ हाँ ठीक है, तो पुलिस ने जो कहा है, अरे सुनो सुनो सुनो, मुद्दे में चल रहे हैं। अरे सुनो, नहीं मुद्दा हम बता रहे हैं। इस वाले सब्जेक्ट में मुद्दा नहीं रहेगा, आप इसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। बायोलॉजी में रह सकता है लेकिन पॉलिटी में कभी नहीं रहेगी। देखिए, अगर सपोज ये कोई आदमी है रेक्टेंगल शेप का, इसने कोई क्राइम किया, पुलिस ने पकड़ लिया, ये आदमी है पैसे वाला, इसने पैसा दिया पुलिस को, ठीक है ना, पैसा दिया पुलिस को, तो पुलिस ने क्या किया, जो उसके सबूत थे उसको मिटाकर दूसरे आदमी को फंसा दिया। अब तभी तो कोर्ट में लंबा केस चलता है। कोर्ट एक आधार पर फैसला नहीं सुनाती है कि पुलिस ने आकर अपनी रिपोर्ट दे दी, इसके आधार पर फैसला सुनाए। कोर्ट मांगती है गवाह,
कोर्ट मांगती है सबूत, ठीक है सबूत आपने दे दिए, लेकिन दूसरा आदमी संतुष्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि भैया मैंने क्राइम किया नहीं है, क्यों मेरे को फंसाया जा रहा है। अपने एविडेंस पेश करेगा, गवाह औरों को गवाह को ढूंढ के लेके आएगा। इसलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो फैसले आते हैं सालों लग जाती है, 3-3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, करोड़ों केस तो भी पेंडिंग में चल रहे हैं जो। हाँ वही चीज है। लेकिन याद रखें, देखिए जज का काम होता है कि जो सबूत आए उसके पास, उसके आधार पर फैसला सुना। गवाहों के फैसले के आधार, गवाहों के जो वक्तव्य होता है, उसके जो कथन होते हैं, उसी के आधार पर फैसला सुना। समझे? कोर्ट ये नहीं जाएगा कि जाकर रिपोर्ट चेक करने जा रहा है, ग्राउंड पर जाकर देख रहा है खून हुआ कि नहीं, ये नहीं है। अगर पुलिस पकड़ के ला रही है तो उसके ऊपर केस चलेगा, रनिंग केस चलेगा, आगे फैसला सुनाया जाएगा। जब तो गवाह रहेंगे तो तारीख कब करेंगे, जब तो कब तक करेंगे, तो वो तो देते रहेंगे तारीख, जिंदगी भर तक, जिंदगी भर भी केस चलता है। अभी आगरा में केस नहीं देगा, 20 साल तक जेल में रहा, बिल्कुल निर्दोष था। ऐसे छोटे छोटे केस हो जाते हैं तो कोर्ट में नहीं जाते, सॉल्व करती है। अब देखिए ये मुद्दा जो है करप्शन का भी हो सकता है, ये मुद्दा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हो सकता है कि वो उसको, कुछ लोग कुछ केस में तो ऐसा होता है एफआईआर भी नहीं लिखती, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसको ही नहीं लिखती है। अब ये मुद्दा तो करप्शन का हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है उसको फॉलो नहीं करना तो ये करप्शन का पार्ट है। लेकिन केस में रिपोर्ट पहुंचती है तो बाद अब देखो ये मुद्दा था, एक्चुअली में ये मुद्दा चल रहा था, आई थिंक ये मुद्दा चल रहा था कि रिपोर्ट कितने दिन बाद पहुंचती है, क्या होता है। मेरा मुद्दा है कि मोटा मोटा चीज समझो, जब कोर्ट का मुद्दा चलेगा तब हम बताएंगे। आधी क्लास को बोरिंग कर दो, रुको अभी रुक जाओ थोड़ा सा, चल रहा चलिए आप अपनी पूछो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ले जावे हो, कोर्ट ले जावे हो, थाने में ले जावे हो, पहले थाने। देखिए अरे देखिए सुने प्लीज, स्टेप यही है कि कोई अपराधी पकड़ा जा रहा है लेकिन वो अपराधी नहीं है तो पहले थाने ही जाए, थाने के माध्यम से जो चार्जशीट वगैरह बनेगी उसके माध्यम से उसे कोर्ट लेके जाना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा, समझे? कोई सही। अब बस हमने बताया, अरे सुने प्लीज, हमने बताया कि इस कानून को तोड़ेगा कोई जो है तो उसका फैसला कौन डिसाइड करेगा कि कोई अपराधी है या नहीं, उसको डिसाइड करेगा कौन? कोर्ट, ठीक है ना? इसका कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया कोई अपराधी है या नहीं। इतना मुद्दा समझ आया? हमने संविधान को देखा। सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, जिसे लोग चलाते हो, और वो लोगों के लिए सरकार। एक तरह से हमने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, डेमोक्रेसी की, कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो लोगों के लिए ही काम करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो सरकार का मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि सरकार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे देश को साथ लेकर, इकट्ठा करके, एकता के सूत्र में बांधते हुए आगे लेके जाते हैं। मुद्दा क्लियर हो रहा है? तो सरकार बोले तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोले तो जो देश को चलाती है उसको कहते हैं सरकार। अब सरकार में जो केंद्र सरकार है वो भी आती है, राज्य सरकार है वो भी आती है, और सरकार की जो पार्ट है इसमें डीएम, एसडीएम, पुलिस, ये सब जो सरकार के ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये भी तो चला रहे हैं, ये भी तो सरकार के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में घरों में लोग बंद हुए, क्यों हुए? क्योंकि पुलिस ढूंढी, यही तो कारण था। अब प्रधानमंत्री तो आगे देख नहीं रहे थे कि सादाबाद में लोग घूम रहे हैं बैठे, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, जो डीएम है वो एसडीएम को ऑर्डर देंगे, एसडीएम है वो या पुलिस प्रशासन को ऑर्डर देंगे, जो है इस तरह से सरकार अपना काम करती है। मुद्दा क्लियर? ठीक है। राज्य बोले तो एक देश को भी कह सकते हैं और राज्यों को भी कह सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इतनी कहानी क्लियर हुई? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो पेपर का एक भी पार्ट नहीं बताया है। अरे अभी कुछ नहीं है, अभी सार पर चलते हैं। देखिए अब कोई सरकार होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कार्यपालिका, लिखें कोई नहीं, आगे हम एक काम कराएंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास है बस। विधायिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। अगर सरकार के अंग पूछे जाएं
कि सरकार के कौन कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, एक चौथा अंग और पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि सरकार का चौथा पिलर कौन है, यानी चौथा स्तंभ कौन है। वो है मीडिया। मीडिया का भी तो यही काम है कि सरकार की कमी को उजागर करना, है कि नहीं, लोगों के बीच में लेके आना कि सरकार गलती कहां कर रही है, सरकार की समस्याओं को उठाना। तो अगर चौथा स्तंभ पूछा जाए सरकार का तो वो होता है मीडिया, न्यूज़पेपर, समाचार, ये सब चीजें हो। मुद्दा क्लियर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इसको बोलते हैं जुडिशरी। ये सरकार के 3 अंग हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए, अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा सांसद, विधायक। सांसद को इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक को बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मुद्दा क्लियर। तो अभी हम यहां पर संसद पर फोकस करेंगे, राज्य पर नहीं जाएंगे, भी थोड़ा संसद पर फोकस करते हैं। देखिए, अब जो विधायिका होती है, जैसे हमारे जो सांसद होते हैं जो हम चुन के भेजते हैं यहां से, जो सांसद जिनको हम चुन के भेजते हैं, सांसद समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? जैसे हमारे हाथरस के सांसद कौन है? दिलेर। क्या नाम है पूरा? राजीव दिलेर, राजवीर सिंह, जो भी दिलेर हो। तो वर्तमान में सुने प्लीज, वर्तमान में जो सांसद है हाथरस के वो है राजवीर सिंह दिलेर। उन्हें हम सांसद कह सकते हैं या एमपी भी कह सकते हैं। इसी तरह जैसे हाथरस से चुन के गए हैं, ऐसे ही अन्य जगह से सांसद चुन के जाते हैं। समझ आया कहानी? देखिए, ये जो सांसद चुन के जाते हैं ये पार्ट होते हैं विधायिका। समझ आई कहानी? यानी जो सांसद चुन के जाते हैं ये पार्ट होते हैं विधायिका। अब सांसद कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें लोकसभा के सांसद का वोट पड़ता है 5 साल बाद, जिनको हम वोट देते हैं। राज्यसभा का वोट जो है डायरेक्ट जनता नहीं करती है, उनका कार्यकाल 6 साल होता है जो है। तो याद रखें, कोई पूछे कि विधायिका में कौन लोग होते हैं, सांसद जो होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। इतना मुद्दा क्लियर हुआ? अरे हो रहा है, गर्ल्स में बताएं, शांति से छा गई है, आ रहा है कुछ? यानी जो अरे सुने, ये सांसद जो चुन के जाते हैं ये विधायिका का हिस्सा होता है। अब इनका काम क्या होता है? कानून बनाना। कोई पूछे कि हमारा कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अब देखिए, कार्यपालिका क्या करती है? देखिए, जो विधायिका में से कुछ सदस्य जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं, और जो कार्यपालिका में वो लोग होते हैं गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं? कार्यपालिका। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब जो है, हाँ कैबिनेट मंत्री मान के चले हम, तो ये किसका पार्ट है? कार्यपालिका का पार्ट है, यानी मंत्री याद रखें यहां पर। देखिए, सबसे पहले कार्यपालिका जब ही बनेगी जब पहले विधायिका बनेगी। कंडीशन यह है कि पहले विधायिका होगी तभी कार्यपालिका बनेगी। यानी पहले लोग जो विधायिका में चुन के जाएंगे, सांसद बन के जाएंगे, उन्हीं में से जिसकी सरकार बनेगी उसी के मंत्री बन जाएंगे, और जो मंत्री बनेंगे वही कार्यपालिका। मुद्दा क्लियर? जैसे 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा चुन के गए। जो बीजेपी के जो सांसद बन के गए वो किसका पार्ट होगा? विधायिका का। इसमें चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, जितने भी सांसद चुन के जाते हैं वो सब पार्ट होते हैं किसके? विधायिका के। अब जिसकी सरकार बनती है, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, जिसकी सरकार बनती है, उनमें से ही कुछ मंत्री बन जाते हैं, वो बनती हैं कार्यपालिका, वो कार्यपालिका बन जाती है। तो पहले विधायिका चुन के जाते हैं, सांसद बनते हैं, उनमें से जिसकी सरकार बनती है वही कार्यपालिका का हिस्सा होती है। इनका काम था कानून बनाना विधायिका का, और इसका काम है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। कोई पूछे कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। ये सांसद वगैरह पहले विधायिका के मेंबर होते हैं, और उन्हीं में से जो मंत्री बन जाए वो कार्यपालिका है। नरेंद्र मोदी किसका पार्ट है? कार्यपालिका का पार्ट है। लेकिन ऐसे सांसद है
अब सांसद है तो किसका पार्ट होगा? विधायिका का। मुद्दा क्लियर? तो पहले विधायिका होगी तब कार्यपालिका। इसीलिए जो कार्यपालिका जो होती है वो इस पर उत्तरदायी होती है, इसके ऊपर जिम्मेदार रहती है, इस पर डिपेंड रहती है विधायिका। इतना मुद्दा क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो थोड़ा सा बताएं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, कोई मुद्दा क्लियर ना हो रहा हो बताएं। अगर जैसे कोई गलत काम करे तो अभी अब रुक रहे हैं, या अभी जो बताया उससे पूछे पहले। ये भी पूछ रहा हूँ ना। हाँ अगर कार्यपालिका के जो मंत्री है कोई गलत काम करे तो विधायक आए ये जवाब मांग लिया अपने। बिल्कुल बिल्कुल, विधायिका ने तो इसको बनाया है कार्यपालिका को। अगर ये कोई गलती करती है तो इसकी जो जिम्मेदारी है इस पर देना, इसको बताना जो है, ठीक है ना? ये है मुद्दा। यानी ये किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, ठीक है? समझ आ रहे हो ना? यानी आप किसके प्रति उत्तरदायी हैं? अपने मम्मी पापा के प्रति उत्तरदायी है। यानी मम्मी पापा बोले तो विधायिका और उनके बच्चे बोले तो कार्यपालिका है। सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसमें आते हैं? देखिए अभी देखिए रुक जाओ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है अगर वो सांसद या विधायक हैं तो विधायिका का हिस्सा होंगे। अगर वो मुख्यमंत्री और आपने बोला प्रधानमंत्री हैं तो कार्यपालिका का हिस्सा होंगे, ठीक है? सर जैसे मंत्री आपने बताया था, जैसे अपोजिशन का भी हम कोई मंत्री बना सकते हैं। अपोजिशन का जिसकी सरकार होगी उसी को तो बनाएगा ना। जैसे अपोजिशन का अगर कोई बनाना चाहे वो बना सकता है, नहीं बना सकता है? प्रावधान है नहीं? अपोजिशन नहीं बना सकता है, जिसकी सरकार होगी उसी का मंत्री बनेगा। अपोजिशन तो विपक्ष हो गया। अब इस समय बीजेपी की सरकार है, कोई कहे कांग्रेस का भी एक मंत्री बना लें, कैसे पॉसिबल? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। अगर सुन ले प्लीज, अगर कोई कांग्रेस से जीत कर गया और बीजेपी की सरकार में वो आ जाए तो दल बदल लग जाएगा उसको। अब बताएंगे आगे जो थोड़ा सा, यहां से कुछ छूटेगा नहीं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, हमने बताया, प्लीज सुने, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। देखिए हमने देखा इनका काम है कानून को लागू करना, इनका काम है कानून को लागू करना। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी मतलब जो परमानेंट रहती है और अस्थायी जो कुछ समय के लिए रहती है, मतलब वो टेम्पररी बोल सकते हो आप। यानी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। आप इधर ध्यान रख लें, सोशल साइड सेट या पढ़ने के उद्देश्य से आए, सोशल साइट्स घर पर चलाना, ठीक है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो टॉपिक को बता। चलिए स्थायी और अस्थायी। देखिए स्थायी मतलब परमानेंट और अस्थायी मतलब टेम्पररी। अभी मैंने बताया था जो मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्री ये सब जो होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। यानी 5 साल के लिए तो चुन के आ रहे हैं, भाई चाहे दूसरी सरकार आ गई तो दूसरे मंत्री बनेंगे, है कि नहीं? मान लो आज बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगली बार कांग्रेस की आ गई तो ये सब हट जाएंगे कि नहीं? दूसरे मंत्री आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो कार्यपालिका का ये जो सिस्टम है, ये दूसरा वाला, ये अस्थायी है। यानी जो मंत्री होते हैं जब तक काम करेंगे जब तक उन्हें बहुमत है, जब तक उनकी सरकार है। जैसी सरकार गिरी या दूसरी सरकार चुन के आ गई दूसरी पार्टी की तो मंत्री हट जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है अस्थायी कार्यपालिका, जिसका एक फिक्स टर्म होता है, मतलब 5 साल या 3 साल जो भी हो। अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो परमानेंट होती है, जैसे डीएम, एसडीएम, एसपी वगैरह जो होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका है। यानी जब तक इनकी उम्र होती है, जो 60 साल तक जिनकी उम्र होती है कि 60 साल पर रिटायरमेंट होना है, तब तक ये कार्यपालिका की तरह काम करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है स्थायी कार्यपालिका। यानी जो अधिकारी जैसे डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएचओ, जो भी हो अब आप डाल सकते हो। अब देखिए हमने अब प्लीज आप बीच में बोलेंगे तो डाइवर्ट हो गया, समझ कुछ नहीं आएगा। हमने आपको बताया कि कार्यपालिका का काम क्या होता है। भाई साहब एक मिनट, आप बताएंगे कार्यपालिका का काम क्या होता है? अभी बताया था, मंत्री चुनना, मंत्री बनेंगे, ठीक है। काम क्या है? कानून लागू करना। और विधायिका का काम क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर। इसका मतलब ध्यान से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। हमने बताया कार्यपालिका का काम होता है जो कानून जो है विधायिका ने बनाया है उसको लागू करना।
अब बताइए, या मंत्री तो देखने नहीं आएंगे कानून लागू हो रहा है या नहीं, या मंत्री अपने किसी माध्यम से चेक करेंगे, जैसे पुलिस है, डीएम है, एसडीएम है, वो जमीन पर जाकर उस कानून को, कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, उसको लागू करवाते हैं। जैसे मान लो कि कोई स्कीम, जैसे अभी किसानों को सम्मान निधि योजना मिलती है, कितने रुपए, 2000 रुपए कुछ मिलते हैं, जो है ऐसा 3 बार किस्त आती है उसको साल में, ठीक है। अब इसको लागू कौन करता है, देखता है, बोले डीएम देखता है जगह कि कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। तो यानी कहने की बात यह है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको जमीन तक लेके जाती है स्थायी कार्यपालिका। अब मंत्री यहां चेक करने नहीं आ रहे हैं, अब यहां पर अमित शाह तो देखने नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री यहां पुलिस व्यवस्था काम कर रही है या नहीं है, पुलिस टाइम पर जा रही है या नहीं है। तो यहां पर कौन है, अधिकारी, ये चेक करते हैं। ये है कार्यपालिका, ये भी कार्यपालिका है, इसका भी तो काम है प्रशासन को चालू करवाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कोई कानून है उसको लागू करवाना, सरकार की कोई स्कीम है उसको लागू करवाना, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, यही तो लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो कार्यपालिका का हिस्सा हो गया। अरे समझ आई कहानी। तो कार्यपालिका में कितनी मिली, 2, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो होती है जो परमानेंट होती है, 60 साल पर रिटायरमेंट होते हैं अधिकारी वगैरह जो होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका वो होती है जो मंत्री वगैरह होते हैं। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, तो हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ जाए तो ये मंत्री सब हट जाए, दूसरे नए मंत्री आ सकते हैं, लेकिन डीएम एसडीएम नहीं हो सकते, हट सकते हैं, इनका तो ट्रांसफर ही हो सकता है। यानी क्लियर, दोनों के बारे में समझा। अब देखिए हमारी ये जो न्यायपालिका होती है इसका काम क्या होता है। न्यायपालिका का काम होता है देखिए, इसका काम यह है, मान लो विधायिका ने कोई कानून बनाया, ध्यान से समझेंगे कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और उस कानून में ऐसे कुछ प्रावधान लेके आए जो हमारे जो जनता है उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, समझे। या फिर कोई ऐसे जाति सूचक शब्दों का यूज किया जिससे एससी और एसटी की भावनाओं को हनन हो रहा हो, समझ आया ना। ऐसा कुछ कानून बनाया जो आरक्षण से संबंधित हो, आरक्षण को हटाने जैसा कानून बना दिया। अरे समझ रहे हो ना। तो यहां पर ये न्यायपालिका अपना कैमरा लेके बैठा होता है, हर समय जूम करके अपने कैमरे को रखता है न्यायपालिका, और हाई सेंसर वाला उसका कैमरा होता है, पता नहीं कितने मेगापिक्सल का होगा, वो अपने कैमरे को लेके बैठा होता है कि विधायिका ने कोई कानून बनाया उसको तुरंत देखना, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा मुद्दा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ मुद्दा मिलता है तो उस कानून को तुरंत रोक देता है, कानून लागू नहीं हो सकता है, कानून बन ही नहीं सकता है। तो न्यायपालिका का काम होता है कि जनता के साथ कुछ गलत नहीं होने, समझे ना। अगर कोई विधायिका इस तरह का कानून बनाती है जो जनता की भावनाओं को आहत पहुंचाए, तो न्यायपालिका उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। उसके बाद इतनी ताकत, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि संविधान की रक्षा करने की गारंटी जो दी है हमारे संविधान में, वो कोर्ट को दी है। समझ आया कि संविधान की रक्षा करने की गारंटी किसको दी है, कोर्ट को दी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रक्षा करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना काम नहीं करें तो सरकार कैसी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। मनाया कोई भी कानून बनाएगा किसी की भावनाओं को आहत करेगी, है कि नहीं। तो यहां पर कोर्ट को ये वो दिया है कि कानूनों की जांच करेगा, चेक करेगा कोई कानून बेकार तो नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। मुद्दा क्लियर, अरे क्लियर। तो ये तो देखो इसका चेक करेगा विधायिका का। अब कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करेगा, ये देखो कार्यपालिका को कंट्रोल करेगा। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी नागरिकता का मुद्दा चल रहा था, नागरिकता का मुद्दा चल रहा था, अरे चल रहा था, कोरोना से पहले चल रहा था। तो नागरिकता के मुद्दा में क्या होता है कि लखनऊ में कुछ आंदोलन होता है, कुछ उपद्रव होता है, बस वगैरह जला देते हैं। जो लोग नागरिकता जो संशोधन बिल आया था उसका विरोध कर रहे थे, वो लोग इतने उपद्रवी हो जाते हैं, बहुत सारी बसों को जला देते हैं, सरकारी बसों। अब वहां पर क्या होता है कि जो योगी जो होते हैं, योगी आदित्यनाथ, वो एक ऑर्डर देते हैं कि जिस जिसका फोटो आ गया, जिस जिसने बस जलाई है, उसकी कुर्की के आदेश दे दिए। कुर्की के आदेश मतलब उसकी जमीन को जब्त करने के आदेश दे दिए। और एक और फैसला सुनाया कि जो अपराधी निकलेगा उसके फोटो को जगह जगह बिल्डिंग्स पे लगा दिया जाएगा कि ये अपराधी है, इसने बसों को जलाया है, इसकी जमीन को कुर्क किया जा रहा है। मुद्दा क्लियर हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ये तो कार्यपालिका ने ऑर्डर दे दिया, मोदी जो योगी थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब योगी किसके पार्ट है, कार्यपालिका। उन्होंने इस तरह का ऑर्डर दे दिया कि जिसने बस को जलाया है या जिसने उपद्रव मचाया था लखनऊ में,
कैमरे में जिसका फोटो आ गया उसका बड़ा सा पोस्टर बनाया जाएगा और उसको जगह जगह बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, उस पर लगा दिया जाएगा कि उनकी पूरी जमीन को कुर्क कर लिया जाता है। कुर्क का मतलब होता है कि उनकी पूरी जमीन को हत्या लिया जाता है। बहुत सारे लोग इसके चक्कर में कोर्ट गए। ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, हमारे प्राइवेसी के मुद्दे का हनन हो रहा है। जो है कोर्ट ने इंटरफेयर किया, मतलब मामले में बीच विचार किया और बोला कि आप पब्लिकली किसी का फोटो नहीं लगा सकते उसकी बिना मर्जी के। समझ रहे हो ना कि पब्लिकली आप किसी भले कोई अपराधी क्यों ना हो उसका भी फोटो आप उसकी मर्जी के खिलाफ जो है नहीं लगा सकते। तुरंत सारे फोटो उठाए गए, तुरंत योगी सरकार को ये ऑर्डर दिया गया। तो देखिए मैंने 2 एग्जांपल बताए कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया उसको कैसे वो अवैध कर सकती है, कौन? न्यायपालिका। कार्यपालिका ने कोई ऑर्डर दिया उसको कैसे नल वॉइड कर सकती है, अवैध कर सकती है न्यायपालिका। ये काम होता है न्यायपालिका का। समझ रहे हो ना? जी जाके न्याय माने फिर कौन नहीं माने? माना जाके न्याय मानते मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। किसका? भाई साहब कह रहे हैं कि हाल ही में, अरे सुने, हाल ही में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य का एग्जाम्पल लेते हुए इन तीनों को एक्सप्लेन करें, समझते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन आया, मुद्दा एमएसपी से संबंधित था, तो जो किसान कानून बनाया, कौन बनाया कानून? बस रख लो, किसान कानून किसने बनाया? विधायिका ने। अब किसान जो है जब उनको पता चला कि इस तरह का कानून बन रहा है तो किसान नाराज हुए। किसानों ने क्या किया, जगह धरने प्रदर्शन किए, तो पुलिस उसको कंट्रोल कर रही है, पुलिस सरकारी ऑफिसर्स कंट्रोल कर रहे हैं। कौन लग रहा है उस कानून को रोकने के लिए, मतलब उसको जनता को कंट्रोल करने के लिए? कार्यपालिका। अभी कानून लागू नहीं हुआ था, कानून बन रहा था, प्रोसेसिंग चल रही थी, विधायिका में कानून चल रहा था, लेकिन यहाँ के किसानों को लगा, पंजाब के किसानों को लगा कि हमारे लिए नुकसानदायक है, धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। अब धरना प्रदर्शन पे कुछ गलत ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी संभालेगा? कार्यपालिका। अब बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए कि कानून में कमियां है, ये है वो है, तो कोर्ट उसको चेक करेगा कि कानून में ऐसा कुछ तो नहीं है जो किसानों के अधिकारों को हनन कर रहा हो। मुद्दा क्लियर हो रहा है? इस तरह से प्रोसेस चलती है, कहानी इस तरह की है। छोड़िए